नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। और इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ साइड में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर कांटेक्ट करिए। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए प्रावधानों का समूह जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भारत में कब से लागू हुआ? तो ये एक डायरेक्ट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं, इसलिए हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। तो बताइए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भारत में कब से लागू हुआ? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 1 अप्रैल 2014, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2018। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अपना समय लीजिए। ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर जो है वो है सी। सी आपका सही उत्तर है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल भारत में 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार जो आपका गार है, प्रावधान वर्ष 2018-19 के आकलन वर्ष से प्रभावी हुए। गार के प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय 10A में समाहित हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। एक तरफ आपको मेला दिया गया है, दूसरी तरफ आपको स्थान दिया गया है। मेले से रिलेटेड प्रश्न मैंने पहले भी आपसे पूछे हैं, ठीक है। और आज फिर हम लोग एक मेला से रिलेटेड प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा भी था कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला फेमस है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में मैसेज भी किया था, मैंने उनका मैसेज पढ़ा। और आज फिर मैं एक बार आपसे पूछूंगी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मेला फेमस है। तो बताइए। अभी इस प्रश्न को हल करते हैं। परिक्रमा मेला दिया गया है, तिगरी मेला दिया गया, फाल्गुन मेला दिया गया और विंध्याचल देवी मेला दिया गया है। तो विंध्याचल देवी तो आप सभी को पता है कहां पर है, मिर्जापुर में है। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी सुमेलित करने वाला प्रश्न आपसे पूछे तो जो सबसे आसान आपको दिखता है, जो आपको आता है, उसको तुरंत देख लिया करिए, ठीक है। तो यहाँ पे डी का फर्स्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, फाल्गुन मेला दिया गया है, तिगरी मेला दिया गया है और परिक्रमा मेला दिया गया है। परिक्रमा मेला की हम बात करेंगे तो ये नैमिषारण्य में लगता है, और नैमिषारण्य कहां पर है आपका, सीतापुर में है, लखनऊ के आगे, ठीक है। तो ए का 4th हो गया, ए का 4th यहां पर दिया गया है। ए का 4th ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बी हमारा सही उत्तर होगा। लेकिन हम और मैच कर लेते हैं। तिगरी मेला की हम बात करेंगे, तिगरी मेला अमरोहा में लगता है और फाल्गुन मेला जो है वो रामपुर में लगता है। तो यहाँ पर आपका बी एकदम सही उत्तर है इस प्रश्न का। दूसरे प्रश्न का उत्तर बी है। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो बताइए कौन सा पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, या फिर ट्रिप्सिन पाया जाता है, या फिर काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, या फिर आखिरी जो आपको दिया गया टाइलिन। तो ए बी सी डी में से आपका कौन सा उत्तर होगा? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको पता है ना कि जब आप खाने को चबाते हैं तभी से डाइजेशन वाला प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। फूड जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है च्यूइंग जब आप करते हो। तो यहाँ पर सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर आपका जो होगा वो होगा डी। टाइलिन जो है वो लार में पाया जाता है।
अगर हम इसका पीएच देखें तो 6.5 से 7.5 के बीच में इसका पीएच होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण को परिभाषित किया गया है? तो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट्स बोला गया है, याद रखिएगा क्लास। आपसे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि क्या हमारे संविधान में बजट टर्म कहीं पर मेंशन है, बजट कहीं पर लिखा है? तो नहीं, बजट कहीं पर भी हमारे संविधान में नहीं लिखा है। बजट की जगह एक जो आपका स्टेटमेंट लिखा रहता है वो ये है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण आपके स्टेट के लिए भी लिखा गया है और आपके सेंटर के लिए भी लिखा गया है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट इन इंडिया, स्टेट की बात की गई है, राज्यों की बात की गई है। तो 198, 199, 201 या 202, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, 202 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द स्टेट्स दिया गया है। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखिएगा। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेंटर, राज्यों के लिए कहां पर बोला गया है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 112 में। याद रखिएगा क्लास, और ये चीज जरूर याद रखिएगा कि हमारे संविधान में कहीं पर भी बजट टर्म नहीं यूज किया गया है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है उसको, और सेंटर के लिए 112 में और स्टेट्स के लिए 202 में बोला गया है, जिसमें एक पूरे साल की जो कितने एक्सपेंडिचर है, कितने रेसिप्ट हैं, उसका ब्यौरा आपका रहता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अनुच्छेद को एक बार हम लोग देखते हैं। 39A में क्या बोला गया है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात की गई है। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। थर्ड है 44 समान नागरिक संहिता, और 42 है काम, शिक्षा एवं लोक सहायता पाने का अधिकार। तो क्लास यहाँ पर आपका नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है बताइए? 39A में इक्वल जस्टिस ऑफ प्री लीगल एड की बात की गई है, एकदम सही है ये। 43A की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बोला गया है, ये भी एकदम सही है। 44 में यूसीसी की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, सही है। लेकिन जब हम 42 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका किसकी बात की गई है? ह्यूमन वर्क कंडीशन और मैटरनिटी लीव की बात की गई है, ना कि राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम अनुच्छेद 42 की बात करेंगे तो यहाँ पे काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, मैटरनिटी लीव के बारे में लिखा गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको पुस्तकीय समाचार पत्र दिया है, दूसरी तरफ आपको लेखक दिए हैं। इस तरीके का प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। ठीक है, न्यू इंडिया महात्मा गांधी, युगांतर भूपेन्द्र दत्त, हमदर्द मोहम्मद अली और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। तो देखिए, जब हम बात करते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल की तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, फिरोज शाह मेहता। ठीक है, लेखक हमदर्द की बात करेंगे तो मोहम्मद अली, युगांतर की बात करेंगे भूपेन्द्र दत्त, न्यू इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका कौन होगा? एनी बेसेंट होंगी। ठीक है, एनी बेसेंट होंगी। और आपको पता है एनी बेसेंट जो थी वो फर्स्ट विमेन थी जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी को प्रिसाइड किया था। ठीक है, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं महात्मा गांधी की तो महात्मा गांधी ने न्यू इंडिया नहीं, इन्होंने यंग इंडिया लिखा है, याद रखिएगा, यंग इंडिया। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं कि एनी बेसेंट की एक और समाचार पत्र था, वो कौन? कॉमनवील। तो न्यू इंडिया और कॉमनवील का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज, इससे कौन रिलेटेड है? इससे महात्मा गांधी रिलेटेड है। यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजी पत्री पौधे का उदाहरण है? तो एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण है, ये बोला गया है।
तो बताइए लहसुन है, प्याज है, टमाटर है कि एलोवेरा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक बीजी पौधे का उदाहरण नहीं है, ठीक है, नॉट दिया है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट दिया है क्लास, कौन सा नहीं है। तो गार्लिक, अनियन, टोमेटो, एलोवेरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, जब हम लहसुन की बात कर रहे हैं, हम प्याज की बात कर रहे हैं, हम एलोवेरा की बात कर रहे हैं, ये एक बीज पत्री पौधे की एग्जाम्पल है। लेकिन जब हम टमाटर की बात करते हैं तो ये 2 बीज पत्री पौधे का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न आपके आरओ एआरओ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, जबकि टमाटर जो है वो सोलोनेसी कुल का द्विबीज पत्री पौधा है, और लहसुन, प्याज और एलोवेरा जो है ये आपका क्या है, ये एक बीज पत्री पौधे है। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां, निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्य के विषय में कौन सा सत्य है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय के आदेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करता है। यहाँ पर बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट है। तो बताइए क्लास, फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी मेड इफेक्टिव बाय द कोर्ट, और दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज इम्पोज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पीपल। ये तो आपको पता ही है, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो हमारे ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करते हैं, मौलिक कर्तव्य पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं, ये हम पर ना नैतिक जिम्मेदारी जो है। तो यहाँ पर ये तो सही है, और इट कैन बी मेड इफेक्टिव बाय द कोर्ट, नहीं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका खाली सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा बी आपका सही उत्तर है। अब आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड, उसको हम देख लेते हैं। ये आपकी परीक्षा में पूछे गया प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो जितने भी आपके मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, याद कर लीजिएगा क्लास, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं ये सब, ठीक है। हो सकता है आपके इंटरव्यू में ही आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ तुम्हारे मौलिक कर्तव्य क्या है। तो मौलिक कर्तव्य तो रट लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकती है। तो बताओ यहाँ पे मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। आम चुनाव में मतदान देना क्या आपका मौलिक कर्तव्य है? नहीं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। रिकमेंडेशन दी गई थी कि आम चुनाव में मतदान देने को भी मौलिक कर्तव्यों में जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक हमारे संविधान में इसको नहीं जोड़ा गया है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास करना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है। संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी है। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, क्योंकि नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी आपसे पूछा है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए फिर ये प्रश्न पूछा है कि आपका कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य को एक बार पढ़िएगा जरूर। रिस्पेक्ट करना नेशनल एंथम को, राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करना एवं संवर्धन करना, ये भी है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस कर लो, जो आपके नेशनल इम्पोर्टेंस वाले जो प्लेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि नहीं है बताइए। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना जो है वो अनुच्छेद 49 में दिया गया है, और अनुच्छेद 49 में होने का मतलब क्या है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आता है, ना कि फंडामेंटल राइट में आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना हमारे अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, ना कि मौलिक कर्तव्यों में। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, 2-3 चीजें मैं हर क्लास में रिवाइज कराती हूँ, आपको रट भी गया होगा। मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे तो ये जो मौलिक कर्तव्य है ये किस कमेटी द्वारा आपके रिकमेंड किए गए थे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। याद रखिएगा क्लास, आपके परीक्षा में पूछा गया है। और फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में किस
संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को, तो हमारे कितने मौलिक कर्तव्य थे? उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, 10 ओनली। लेकिन बाद में इसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, ये चीज याद रखिएगा। और अभी कितना है? अभी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं प्रेजेंट में, ठीक है। और ये जो एक जोड़ा गया था, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा 86 था, जिसमें कि क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि 6 से 14, ये भी याद रखिएगा ईयर, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात की गई थी। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड था ये। तो अभी प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें कि ये हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो याद रखेंगे आर्टिकल 51A में दिया गया है। और पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट 4A है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। मैं आपको रिवाइज एक बार और कराती हूँ। जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान के आर्टिकल 51A में दिया गया है, जो कि पार्ट 4A का हिस्सा है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। जब इसको जोड़ा गया था तो हमारे संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटीज थी। बाद में एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, जिसमें कि क्या बोला गया? सभी माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाई जाए। और अभी हमारे मौलिक कर्तव्य जो है वो 11 है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखना है, दे कांट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 9वां नहीं, ये 9, 10, 11वां प्रश्न है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर्स पे मत जाइए, आप बस क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बताइए, उद्योग दिया गया है, स्थान दिया गया है एक तरफ, सीमेंट, कागज, खनिज तेल, शोधनशाला और लौह एवं इस्पात की बात की गई है, ठीक है। तो इसको मैच करते हैं हम लोग। जब सीमेंट की बात करेंगे तो सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ पर है? बताइए, स्थान की बात की गई है, सीमेंट इंडस्ट्री चोपन में है। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो A का 4 तो आपका एक ही जगह दिया गया है, तो हम सीधे उत्तर पे आ सकते हैं, लेकिन हम और भी देखेंगे। कागज की जब भी हम बात करेंगे तो मैंने आपको कितनी बार बताया है? टीटागढ़, ठीक है। कागज कहाँ पर? टीटागढ़ में, तो B का 3rd हो गया। खनिज तेल एवं शोधनशाला की जब हम बात करेंगे तो ये बताइए, अंबाला, मुकुल, ठीक है, याद रखिएगा। तो कागज आपका टीकागढ़ हो गया, B का 3rd हो गया, C का 1st हो गया, और लौह एवं इस्पात का आपका क्या हो गया? बताइए, राउरकेला। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो B हो गया। ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर उत्तर प्रदेश में हम प्रमुख सीमेंट उद्योग देखें तो चुर्क में आपको मिलेगा, ठीक है, चोपन में मिलेगा, कानपुर में मिलेगा तथा डाला में। ये प्लेसेस याद रखिएगा। 10वें प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ सूची दी गई है, दूसरी तरफ सूची 1 दिया गया है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेटोस्कोर, फिर एक्रोन, ट्यूरिन और ओटावा। तो इसको मैच करिए, टाइम लीजिए, बताइए कहाँ कहाँ पर है। ओटावा की अगर हम बात करेंगे तो ओटावा किस लिए फेमस है? ओटावा जो है वो कागज उद्योग के लिए फेमस है। तो डी का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। डी का 4th आपको कई जगह दिया गया है, वेरी गुड। तुरीन की अगर हम बात करेंगे तो तुरीन किस लिए फेमस है? ये मोटर वाहन और उद्योग के लिए फेमस है। सी का 2nd होगा, सी का 2nd देखिए यहां पर दिया गया है। चलिए, एक्रोन की अगर हम बात करें, एक्रोन किस लिए फेमस है? रबड़ के लिए फेमस है, तो बी का 3rd हो गया। और जब हम बात करते हैं मैग्नेटोस्कोप की, तो ये आपका लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्लास, डी आपका सही उत्तर है। लेकिन 1-2 पॉइंट और देखते हैं, कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी पूछ लेता है। ओटावा जो है वो कहाँ पर है? लिख लीजिए, कनाडा में है।
ओटावा कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक है। ट्यूरिन की जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? ये इटली में है। और फिर जब हम एक्रोन की बात करेंगे, एक्रोन यूएसए में है। और मैग्नेटोगोर्स की बात करेंगे तो ये रशिया में है। यहां पर आपका सही उत्तर जो था वो डी था। इसको इस तरीके से भी याद कर लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। 11वें प्रश्न को देख लेते हैं। कारपेंटरिया का मैदान ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैप है उसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में आज तक प्रश्न पहले जो था वो सीधे पूछ लेता था, जैसे कि डार्लिंग रेंज किधर है तो आप बता देते थे कि डार्लिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। अब पूछ लेता है कि डार्लिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो कहां पर है? ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपसे पूछ लिया कारपेंटेरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कहां पर ये मैदान स्थित है? नॉर्दर्न पार्ट में, साउथ ईस्टर्न में, वेस्टर्न में कि ईस्टर्न में? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है बताइए? कारपेंटरिया को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ कारपेंटरिया दिखेगा। ठीक है, और यहीं पर आपका कारपेंटेरिया का मैदान भी है। तो ये नॉर्थ हिस्सा हो गया ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर है। यहाँ देख लीजिए गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया ये है। ठीक है, दिख रहा है आपको? देखिए डार्लिंग की बात करेंगे, डार्लिंग रिवर इधर आपकी फ्लो कर रही है। ये चीज मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला है कि जब भी ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़िए तो प्लीज डेजर्ट तो जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे गिब्सन डेजर्ट, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, यहाँ पे सिम्पसन डेजर्ट है, यहाँ पे ग्रेट आर्टिशियन डेजर्ट है। ठीक है, किम्बरले प्लेटो कहाँ पर है? किम्बरले प्लेटो इधर है, नॉर्थ साइड में है। याद रखिएगा क्लास, जो चीज बता रही हूं ये परीक्षा में आपका रिपीट हो सकता है। इसी तरीके से जब हम स्टेट की बात करते हैं तो इधर आपको ये ब्रास स्टेट दिख रहा है। ब्रास स्टेट जो है वो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रहा है। तो एक बार परीक्षा में यही पूछा था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में किधर है, तो आपको बताना था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है तो हम देखेंगे ये आपको ये इस साइड है, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी पढ़िए तो अब मैप के थ्रू पढ़िए, क्योंकि पहले परीक्षा में पूछ लेता था ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है तो आप टिक लगा देते थे कि ऑस्ट्रेलिया में है। अब क्वेश्चन में ही आपको दिया रहता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो किस रीजन में है। ठीक है, या फिर गिब्सन डेजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन डेजर्ट आपके ऑस्ट्रेलिया में है, इसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि परीक्षा में प्रश्न कैसे बनना है, तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं के लिए पृष्ठ तनाव उत्तरदायी है? तो सरफेस टेंशन की बात की गई है क्लास। वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, बताइए सरफेस टेंशन है। दूसरा, लोहे की सुई का जल की सतह पर तैरना। फिर तीसरा, गर्म सूप का पूरी तरह जीभ पर फैलकर स्वादिष्ट लगना। तो इसमें से सरफेस टेंशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? सारी चीजें जो यहाँ पर मेंशन है ये सब आपकी सरफेस टेंशन के लिए क्या एक फिनोमिना है। ठीक है, इन सब के पीछे सरफेस टेंशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है ये नहीं, ये मैंने गलत बोला है। ये सारी चीजें जो हैं इसके पीछे आपका सरफेस टेंशन है। ये सारी जो परिघटनाएं हैं इसके लिए सरफेस टेंशन उत्तरदायी है, पृष्ठ तनाव उत्तरदायी है। तो यहाँ पर आपका डी सही उत्तर होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, चाहे हम कहें कि जो नेटल है वो पानी में फ्लोट कर रही है सरफेस टेंशन की वजह से, पानी की बूंदों का गोल आकार है सरफेस टेंशन की वजह से, ये देखिए कीड़ा आपका ऐसे फ्लोट कर रहा है, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की गई है। तो बताइए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? पढ़ लीजिए, थोड़ा समय ले लीजिए आप लोग। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या फिर संसद की निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों द्वारा। बताइए कौन आपके वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में रहता है?
तो क्लास यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, जो भी एमपी हैं आपके, चाहे वो नॉमिनेटेड हो चाहे वो इलेक्टेड हो, वो आपकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये चीज याद रखिएगा, जितने भी एमपी हैं चाहे वो नॉमिनेटेड हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्टेड हो, they will participate in they will participate in vice presidential election। वीपी की बात कर रहे हैं, वीपी की बात। अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंशियल बोला है तो वो मैंने गलत बोला है, उसको सही करिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। तो डी आपका सही उत्तर है। यहीं पर अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो यहां पर जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना क्लास, मनोनीत मेंबर्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी दो राज्यसभा लोकसभा है, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही खाली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर साथ ही साथ जो आपकी स्टेट्स हैं, स्टेट असेंबली है, उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, और यहाँ पर आप याद रखेंगे दोनों यूटीज। तो ये जो है यहाँ पर तो वाइस प्रेसिडेंट पूछा था, इस वजह से आपका डी सही उत्तर हो गया। यहाँ पे याद रखिएगा सारे एमपीज आपके होते हैं। नॉमिनेटेड इलेक्टेड इसलिए कर दिया है क्योंकि जब हम प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात करते हैं तो वहां पर नॉमिनेटेड मेंबर आपके नहीं पार्टिसिपेट करते। आगे बढ़ते हैं, 14 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में शामिल नहीं था? बताइए कौन महिला सदस्यों में शामिल नहीं था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? विजय लक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, अरुणा आसफ अली या फिर सरोजनी नायडू? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो आपका क्या है? अरुणा आसफ अली सम्मिलित नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। डी आपका सी आपका सही उत्तर है। देखिए अगर हम संविधान सभा में बात करें तो कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, सुचित्रा कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और ऐसे कई महिलाएं थी, लेकिन आपकी अरुणा आसफ अली नहीं थी, याद रखिएगा। तो 14 का सी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको प्रमुख खनिज दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको उत्पादन में प्रथम दिया गया है। तो मैग्नीज, जिंक, फिर उसके टंगस्टन, फिर टिन। तो बताइए मैग्नीज सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? उड़ीसा में प्रोड्यूस होता है, जिंक राजस्थान में, टंगस्टन कर्नाटक में, टिन छत्तीसगढ़ में। तो याद रखिएगा टिन जो है वो छत्तीसगढ़ में उत्पादन में प्रथम है, टंगस्टन की बात करेंगे कर्नाटक, जस्ता की बात करेंगे राजस्थान, लेकिन मैग्नीज की बात करेंगे तो उड़ीसा नहीं एमपी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको केंद्र शासित प्रदेश या फिर राज्य दिया गया है। तो बताइए क्लास माउंट हेरियट कहां पर है? माउंट हेरियट कहां पर है? माउंट हेरियट जो है वो अंडमान निकोबार में है। तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है, ठीक है, और डी का फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब हम मान सकते हैं अगर ए का सेकंड है तो डी का जो है कालेसर का हरियाणा है, ठीक है। अब हमको जल्दापारा और वसंदा में देखना है। अगर हम वसंदा की बात करेंगे, वसंदा जो है वो गुजरात में है, ठीक है। तो यहाँ पर सी का क्या हो गया? 4th हो गया और बी का 3rd हो गया। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। माउंट हेरियट की बात करेंगे तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पे है। जल्दापारा की बात करेंगे पश्चिम बंगाल हो गया, वसंदा गुजरात और कालेसर हरियाणा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्यावरणीय समझौते को उनके लागू होने के कालानुक्रम अनुसार में व्यवस्थित करिए। तो बताइए, चलिए क्लास, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, जिसको कि हम CMS कह रहे हैं, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, ये साइट्स। फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन IPPC और इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर हम देखें एक एक को। जब हम बात करेंगे
IPPC की, ठीक है, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन की। तो ये आपका कब हस्ताक्षर हुआ है बताइए? 1951 का समय है ये आपका। कहां पर गया ये देखिए, यहां पर दिया है ना, अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति संरक्षण समझौता। फिर उसके बाद जब हम बात करेंगे कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फाना एंड फ्लोरा, जिसको कि हम साइट्स कहते हैं, तो ये आपका कब आया है? ये आपका आया है 1973 में। फिर उसके बाद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको कि हम सीमस कह रहे हैं, ये 1979 में और प्रभावी 1983 में हुआ है, याद रखिएगा। 1983 में ये लागू हुआ है। फिर उसके बाद खाद्य एवं कृषि के लिए पौधे के आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि या अंतर्राष्ट्रीय बीज संधि, ये आपका 2001 में आपका आया है, 2004 में हस्ताक्षर हुआ है। तो अब इसको अरेंज हम करेंगे तो अच्छा प्रश्न है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको एक बार देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है ये। तो यहाँ पे 3 होगा, ठीक है, 3 के बाद 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 4 होगा, 3 2 1 4। सी आपका जो है वो सही उत्तर है इस प्रश्न का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 प्रश्न को देखते हैं। पका हुआ भोजन रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। जो पका हुआ भोजन है उसको हम रेफ्रिजरेटर में ज्यादा समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, किस कारण बताइए? कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं, या फिर कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर कम तापमान पर रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? अब बताओ, अगर जो जर्म्स हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए रेफ्रिजरेटर में, तो खाना कभी सड़े ही ना, ठीक है। काफी लंबे समय तक वो सड़ता नहीं है, ये चीज सही है। क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि कम तापमान पर जो रोगाणु है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर 19 का आपका जो सी है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है। खत्म नहीं हो जाते, निष्क्रिय हो जाते हैं। मतलब निष्क्रिय मतलब थोड़ा सा वो हो जाते हैं, मतलब लो, देखिए इंग्लिश में इसको लो टेम्परेचर पे इनएक्टिव हो जाते हैं। इस वजह से आपका खाना ज्यादा समय तक चलता है, नष्ट नहीं होता। चलिए 20वें प्रश्न को हम देखेंगे। भारतीय वानिकी का पिता किसे कहा जाता है बताइए? वानिकी का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर क्लेलैंड को, डेट्रिच ब्रांडिस को, डॉक्टर वोल्कर को, या फिर रामदेव मिश्र को? तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, तो कहा जाता है किसको? डेट्रिच ब्रांडिस को, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। 1864 में डेट्रिच ब्रांडिस की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई थी, और भारत में इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, ठीक है। और अगर आपसे कभी पूछे कि भारत की जो पहली वन नीति थी जो 1894 में आई थी, ठीक है, ये किसके सिफारिश पर आई थी, तब आप क्या नाम बताएंगे? डॉक्टर वोल्कर का। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देख लीजिए। अप्रैल 1864 में डेट्रिच ब्रांडिस की नियुक्ति भारत के पहले महावन निरीक्षक के पद पर की गई थी। भारत में इन्हें भारतीय वानिकी का पिता कहा जाता है, और भारत की पहली वन नीति 1894 में डॉक्टर वोल्कर की सिफारिश पर तैयार की गई थी। ये चीज याद रखिएगा। चलिए 21वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। 21वां प्रश्न क्या है? कार्बोहाइड्रेट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण से मिलकर बना होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है। या शरीर को गर्मी एवं ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पर तो आपका दोनों ही सही है। क्यों? जब हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को मिलाते हैं तो हम कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट आपका फॉर्म करता है। कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। लोग कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट
टाइट लो, अगर लो लग रही है एनर्जी तो ये भी एकदम सही है। तो यहां पर आपका क्या है, दोनों ही बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22वां प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में प्रतिशत के क्रम में विभिन्न तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए बताइए, सबसे ज्यादा मानव शरीर में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद फॉस्फोरस। यहाँ पर तो आपको बस 4 ही बोला गया है। तो उत्तर क्या होगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ए आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5, हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम 1.5 और फॉस्फोरस 1%। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की गई है, चालकता की बात की गई है, विद्युत, फिर ज्योति फ्लक्स की बात की गई है, ल्यूमिनस फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और आवृत्ति की। तो इसको आपको अरेंज करना है। तो बताइए, हम जब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तो इसका आपका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, यूनिट है सीमेंस। तो यहाँ पे विद्युत चालकता की सीमेंस हो गया, ए का 4th हो गया, एक ही जगह दिया गया है। हम और को चेक करेंगे। यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करें, ज्योति फ्लक्स की बात करें तो वो आपका क्या हो गया, ल्यूमेन, ठीक है। तो बी का 3rd हो गया। फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे टेस्ला हो गया ना, और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे पर सेकेंड। तो यहाँ पर बी आपका जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जल से भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठाई देता है, मतलब उठा हुआ दिखाई देता है। तो किस वजह से, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के ध्रुवीकरण के कारण, किस वजह से बताइए, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जिसको कि हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जल से भरे बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का जो है वो ऊपर की ओर दिखाई देता है कि उठा हुआ है। तो सी आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। 11वीं सदी के विश्वकोश के रूप में प्रसिद्ध कथा सरिता सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है, बताइए। कथा सरिता सागर के ग्रंथ के रचयिता कौन है, कल्हड़, सोमदेव, भास या फिर भारवी, बताइए कौन है, ए बी सी डी। कथा सरित सागर के लेखक की अगर हम बात करें तो यहां पर इसके जो आपके राइटर हैं वो है सोमदेव, ठीक है। बी आपका सही उत्तर। 26वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालानुक्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए। तो एटली का डिक्लेरेशन, प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, मुंबई में नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन या फिर मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगर हम देखें एटली की घोषणा, ये आपका 20 फरवरी 1946 और उसके पहले मुंबई के नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो 1946 में आईएनएस तलवार जहाज का नाम था, आपको पता होना चाहिए। जो इसमें आपके आईएनएस तलवार के जो मेंबर थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो था भारत में कब आया था, ये भी 1946 में ही आया था, लेकिन मार्च में आया था, मार्च 1946 में। और मुस्लिम लीग आपका जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया था, 16 अगस्त 1946 को। तो इसको अरेंज अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो बी आपका सही उत्तर है। क्या सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था, तो बताइए कौन शामिल नहीं था। जो कन्नौज के आधिपत्य को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, राजपूत,
गुर्जर, प्रतिहार, पाल या फिर चालुक्य। तो इसमें आपके राष्ट्रकूट थे, पाल थे, गुर्जर, प्रतिहार थे, लेकिन चालुक्य नहीं थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित पेशवाकालीन युद्धों को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बताइए, पेशवाकालीन युद्धों के बारे में बात की गई है। तो बैटल ऑफ खेड़ा, वरना का युद्ध, संगोला का युद्ध, पानीपत तृतीय का युद्ध। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1707 में हुआ था। किसके किसके बीच में? ताराबाई और शाहू के बीच में। ठीक है। वरना की 1731 में हुआ था। किसके बीच में? संभाजी और शाहू के बीच में। संगोला का युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो वो 1750 में हुआ था, पेशवा और छत्रपति के बीच में। और तृतीय पानीपत युद्ध की बात करेंगे तो 1761 में अब्दाली और बाजीराव अब्दाली के बीच में। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो सबसे पहले आपका जो युद्ध हुआ है वो हुआ है खेड़ा का युद्ध, तो 1 हो गया। फिर वरना का युद्ध 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ए आपका सही उत्तर है। सब सही उसमें दिए गए, ए सही उत्तर है। 29 देखते हैं। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? बताइए। विजयनगर रीजन में, मालाबार रीजन में, मालवा रीजन में या फिर कोरोमंडल रीजन में, पार्ट ऑफ डेक्कन में। तो अगर हम चोलों के राज की बात करेंगे तो इनका जो राज्य था वो आधुनिक कावेरी नदी घाटी से कोरोमंडल तट तथा दक्कन के कुछ भाग तक विस्तृत। तो हम कह सकते हैं ये आपका डी सही उत्तर है। और चोलों का संस्थापक कौन था बताइए? विजयालय था ना। और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी। ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? डी सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, 30वां प्रश्न। न्यूट्रोक्रिटिकल products are product in which it contain nutrient, vitamin, minerals, nutrient, protein, fat and acid। यहाँ पे करिए, इसको एंड करिए। न्यूट्रिएंट एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स या फिर न्यूट्रिएंट एंड मेडिसिनल इफेक्ट्स। तो क्लास यहाँ पर जब हम बात करते हैं न्यूट्रोस्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, तो याद रखिएगा यहाँ से नाम से तो क्लियर है कि इसमें न्यूट्रिएंट तो आपके प्रेजेंट है। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है प्लस इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। ये जो मेडिसिन इफेक्ट है इसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी करिए, मेडिसिनल इफेक्ट करिए तो ज्यादा सही है। तो पोषक व औषधि प्रभाव होता है इसमें। तो उत्तर आपका डी वो जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 31। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? अच्छा, एक दिन हम लोग ना महानदी जो नदियां हैं आपकी, जैसे महानदी, नर्मदा, गोदावरी, इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे जल्दी। ठीक है, उसको जरूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रिब्यूटरी महानदी की कौन कौन सी है आपकी पूछा गया है। जोग, गिरना, हसदेव या मिंधोला। तो बताइए। तो यहाँ पे याद रखिएगा गिरना, मिंधोला जो है ये दोनों किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये दोनों जो है वो आपकी ताप्ती की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, 3 और 4। और अगर हम बात करेंगे जोग और हसदेव की, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न को देखते हैं। फिर यहाँ पर आपको पत्रिकाएं दिए गए हैं और प्रकाशन स्थान दिए गए। तो बताइए, चलिए स्थान की बात की गई है। यहाँ पर धन्वंतरी का प्रकाशन कहाँ से होता है? वाराणसी से, अखंड ज्योति मथुरा से, आध्यात्म ज्योति कानपुर से, मानस हंस हाथरस से। तो मानस हंस का प्रकाशन स्थान जो है वो हाथरस से सही है। आध्यात्म ज्योति कानपुर, अखंड ज्योति मथुरा, धन्वंतरी बनारस नहीं अलीगढ़। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं था? डी आपका जो था वो करेक्टली मैच्ड नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको संतोष ट्रॉफी दी गई है,
दूसरी तरफ हाफमैन कब दिया है, थॉमस कब दिया है और रंगास्वामी कब दिया है। तो बताइए क्लास कौन सा आपका सही नहीं है। रंगास्वामी कप की अगर हम बात करें तो ये किस चीज से रिलेटेड है, ये हॉकी से रिलेटेड है, एकदम सही है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करेंगे तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, एकदम सही है। हॉफमैन ट्रॉफी की बताइए, हॉफमैन कप किससे रिलेटेड है, ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। तो मतलब आपका ABD तो सही हो गया, गलत पूछा है कौन सा सही नहीं है तो C हो जाएगा, थॉमस कप। तो अब आप मुझे बताइए थॉमस कप किससे रिलेटेड है। थॉमस कप जो है वो रिलेटेड है गोल से नहीं, किससे, बैडमिंटन से। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर आपका C है। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको ग्लास दी गई है, दूसरी तरफ यूज दिए गए, सोडा ग्लास, फ्लिंट ग्लास, पोटाश ग्लास, पायरेक्स ग्लास, ऐसे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए सोडा ग्लास की अगर हम बात करें तो ये ट्यूबलाइट में इसका प्रयोग होता है, बोतलों में बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये आपका सही है, सोडा ग्लास बिल्कुल सही है। फ्लिंट ग्लास की बात करेंगे तो दूरबीन के लेंस में इसका प्रयोग होता है, विद्युत बल्ब में इसका प्रयोग होता है फ्लिंट ग्लास का, ये भी सही है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है पोटास। ठीक है, पोटास ग्लास की अगर हम बात करेंगे तो बताइए पोटास ग्लास का जो यूज है वो लिखा हुआ धूप के चश्मों को बनाने के लिए। तो यहाँ पे पोटास ग्लास का यूज नहीं किया जाता धूप के चश्मों को बनाने के लिए, यहाँ पे क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। क्रुक्स कांच का यूज किया जाता है धूप में जो चश्मे बनते हैं उनके लेंस के लिए, यहाँ पे पोटास नहीं होगा। पायरेक्स कांच की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रयोगशाला उपकरण एवं फार्मास्यूटिकल पात्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, धूप वाले चश्मों के लेंस बनाने के लिए क्रुक्स ग्लास का यूज किया जाता है। जो पोटास कांच है ना, उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तनों को बनाने के लिए पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर C हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं 35 क्या है, वह प्राचीन स्थान जहां 8000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो बताइए कहां पर, अहिछत्र में, हस्तिनापुर में, काम्पिल में या फिर नैमिषारण्य में। यहाँ पे 8 नहीं 60,000, ठीक है, ये याद रखिए 60,000। तो पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी सही उत्तर हो गया। अगला देखते हैं 36, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। तो सत्य कथन को चुनिए, इसे प्रस्तुत करने के लिए कारण बताना अनिवार्य है। पहला अविश्वास प्रस्ताव, ये तो हमने डिस्कस किया था, अभी रिसेंट डिस्कस किया था, ये तो रिपीटेड प्रश्न है, तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को आता ही होगा। जब भी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं तो क्या वहां पर रीजन देने की जरूरत है, हाँ या ना बताइए। नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन में रीजन देने की जरूरत नहीं होती है, मैंडेटरी नहीं होती है। जब सेंसर मोशन आता है, निंदा प्रस्ताव, तब रीजन देने की आवश्यकता मैंडेटरी होती है। और पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो राजीव गांधी के लिए नहीं, जवाहरलाल नेहरू के लेके आया गया था, लेकिन पास अभी तक नहीं हो पाया है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव आपका पारित हो जाए, तो सरकार को क्या करना पड़ता है, सरकार को रिजाइन देना पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोनों ही आपका गलत है, डी आपका सही उत्तर होगा। अगला हम देखते हैं, ये भी प्रश्न हमने डिस्कस किया है अभी रिसेंट, चलिए देख लेते हैं, इसको तुरंत डिस्कस करते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 54 की, तो आर्टिकल 54 में किसकी बात की जाती है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 56 की हम बात करेंगे तो इसमें टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 66 की बात करेंगे तो ये इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और 67 में टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर बी हो जाएगा। 38 प्रश्न को देखिए, ये भी हमने डिस्कस किया है। जब हम कैट की बात करते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि ये जो है ये आपका पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है, अभी हम अगर आर्टिकल देखेंगे
तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू पार्ट 15A जोड़ा गया, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई थी, ठीक है। और 323A जो है वो आपका किससे रिलेटेड है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, कैट से रिलेटेड है, ठीक है। और 323 जो बी है ये अदर ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। ये सब चीजें मैंने आपसे इसके पहले वाले टेस्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस की है, तो आपको याद होना चाहिए। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे को डिफाइन नहीं कर रहे। ये देख लीजिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना, 323 जो था थ्रू द पार्लियामेंट, 323B में हम ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं जो अदर ट्रिब्यूनल्स होते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया है। 39 को देखते हैं हम, ठीक है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों में किया जाता है, ठीक है। भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्य के उप मुख्यमंत्री से नीचे होता है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है आपका? यहाँ पर सही उत्तर जो है, यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा अनेक राजनीतिक व सार्वजनिक कार्यक्रम समारोह के लिए वरीयता क्रम का निर्धारण किया जाता है। ये चीज याद रखिएगा। इसका प्रयोग केवल समारोह में बैठने की क्रम व्यवस्था के लिए किया जाता है। वरीयता क्रम का प्रयोग सरकार के दैनिक कार्यों में नहीं होता है। तो पहला जो है वो आपका बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया गया भारत के महान्यायवादी का क्रम राज्य के उप मुख्यमंत्रियों से नीचे होता है, ये आपका सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका उत्तर हो जाएगा। 40वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा अपरूप सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है? लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी या श्वेत? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? श्वेत फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस होता है। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा टाइम लेना है, सुस्ताना है तो सुस्ता लीजिए। अब करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो एक एक प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे रक्षा, प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, कृषि या फिर बैंकिंग से। तो यहाँ पर फिर से आप देख लीजिए किस चीज से रिलेटेड है। नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना। तो अदिति स्कीम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफेंस कनेक्ट 2024। ये किस चीज से रिलेटेड है? रक्षा प्रौद्योगिकी से। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं आपको एक बार और बता दूं, जो हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं ये अभी आपके मार्च के करंट अफेयर है। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग आगे के मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो बताइए किसने किया है? यहाँ पर देखिए RS-24 यार्ड्स दिया गया है। दिया गया मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 12,000 किलोमीटर से 33,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और ये मिसाइल 10 वॉरहेड ले जा सकती है। तो ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? रूस के द्वारा। सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज क्लीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलेट वाटर वेसल का शुभारंभ कहां से किया गया है? बताइए कहां से किया गया है इसका शुभारंभ? चेन्नई से या फिर थूथुकुडी से, महाबलीपुरम से या फिर कोची से? तो यहाँ पर हाइड्रोजन पावर्ड जो व्हीकल है ये आपका वेसल है, ये हाइड्रोजन पावर्ड फ्यूल सेल इनलेट वाटरवे वेसल आपका थूथुकुडी से इसका उद्घाटन किया गया। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया? तो बताइए समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके द्वारा किसके साथ आयोजित किया भारतीय नौसेना ने? जापान के साथ, श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ या फिर मलेशिया के साथ? तो
तो यहाँ पर भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम, याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा में ये भी पूछ सकता है कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास जो है वो भारतीय नौसेना ने कहाँ पर आयोजित किया, तो आप याद रखेंगे विशाखापत्तनम में आयोजित किया। और किसके साथ आयोजित किया? मलेशिया के साथ। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? बताइए। कंबोडिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है या फिर मॉरिशियस है? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा? मॉरिशियस है। याद रखिएगा, जन औषधि योजना में भारत में शामिल होने वाला, भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला जो पहला देश है वो मॉरिशियस है। अगला देखते हैं, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? तो बताइए कहाँ पर स्थापित की गई है? उज्जैन में, भोपाल में, जामनगर में या फिर लखनऊ में? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है जो विश्व की, और या फिर प्रश्न में अगर भारत की दे दिया तो ये तो विश्व की है, वर्ल्ड की है, ठीक है। और अगर कभी कंफ्यूज करने के लिए इंडिया दे दिया तब भी यही लगा के आओगे। तो यहाँ उज्जैन में इसे स्थापित किया गया। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि ऑर्गेनिक, भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट क्या है? तो लोग मार्क करके आए सिक्किम, ठीक है। फिर उसके बाद पूछ लिया गया कि वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनिक स्टेट क्या है? बच्चे कंफ्यूज हो गए, अरे सिक्किम ही था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो बताइए तेंदुआ सबसे ज्यादा कहाँ पर है भारत में? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश में, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? सूरीनाम में, तंजानिया में, नाइजीरिया में, भारत में? ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी पता चल जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस जो है इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। एबीपीएम विजय के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? तो ये याद रखिएगा, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य आपका बना है उत्तर प्रदेश। तो ये तो आप अपने मेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 40वां, बताइए 40th है या 44 है, 42 है या फिर 46? तो भारत का जो स्थान है वो 42nd है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो सबसे पहले आप ये चीज याद रखिएगा, धर्म गार्जियन जो है वो किसके किसके बीच आपका ये अभ्यास हुआ है? भारतीय सेना और जापान ग्राउंड की सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में, ठीक है। और कहाँ आयोजित हुआ है? ये राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो डी आपका सही उत्तर। इस क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने होमवर्क को किया है, तो अब हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कैटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये किस में किया गया था? ये सेशेल्स में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्लास, कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का अभ्यास कहाँ पे किया गया था? सेशेल्स में किया गया था। 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना पिस्कोवा, ठीक है, क्रिस्टिना पिस्कोवा किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, ये चेक रिपब्लिक से संबंधित है, ठीक है। इससे चेक रिपब्लिक से। अगला देखते हैं, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई? तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य में स्टार्ट की गई है? ये झारखंड में। अगला देखते हैं,
हाल ही में आयोजित सी डिफेंस 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? तो बताइए। सी डिफेंडर्स की बात की गई है। सी डिफेंडर्स भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है? यूएसए और भारत के मध्य। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने, यूपी ने। भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो कहां किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये मैंने आपको होमवर्क दिया था और बोला था कि आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा। देखिए क्लास, आपके पास काफी समय है, तो अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीजों को रोज पढ़िए, ठीक है? तो आपको मदद मिलेगी, याद रहेगा चीजें काफी लंबे समय तक। अब यहाँ पर आज के टेस्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस आपके रिपीटेड भी डिस्कस किए थे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो उसको ध्यान में अपने आप लोग जरूर रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। अगर आज की क्लास में किसी भी तरीके का आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई मत छोड़िएगा, ठीक है? रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए। अगर प्रीलिम्स तैयार है तो मेंस की तैयारी भी करिए, साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी। और अगर किसी भी तरीके का डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो और अपने पे विश्वास बनाए रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।